पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावणं एसो पंच नमुकारो सबभावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु पडमो हवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयवो जय स्वाणं बभवो तिथैराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः सिंह पौमा वै पमुनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीवास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आदमी स्वर्ग में चला गया। जैसे ही स्वर्ग में दाखिल हुआ 3 काउंटर उसने देखे। 2 जगह पे भीड़ जबरदस्त थी, एक जगह पे कोई आदमी नहीं दिख रहा था। स्वर्ग को चलाने वाला देवदूत था। उसने उसको पूछा कि ये तीनों में ये क्या लगा क्या है, और उसने बता दिया ये काउंटर है ना, किसको कुछ भी चाहिए कागज पे लिख के उसको देना है। पत्नी चाहिए, परिवार चाहिए, पैसा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सफलता चाहिए, जो भी चाहिए, ये सबकी जो इच्छा है वो उनको वहां ली जाती है। इतनी जबरदस्त भीड़। उसने बोला तो ये बात तो भाई ठीक है, संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि जिनको कुछ नहीं चाहिए, किसी न किसी को सब कुछ चाहिए। और ये दूसरी भीड़ किसकी है? और उसने बता दिया ये जो ऑर्डर दिया है ना, वहां डिलीवरी होती है। तुमने जो मांगा वो वहां मिल जाएगा। यहां मांगते चलो, वहां देते चलो। और जितनी भीड़ यहाँ है उतनी भीड़ वहां ही है। उसने बोला ये भी तो बात ठीक है, परमात्मा को प्रार्थना करने के बाद सफलता मिलती है, और ये काउंटर पर तो जी भीड़ जबरदस्त रहेगी। मगर एक प्रश्न उसने पूछा, ये जो काउंटर है वहां आदमी बिल्कुल अकेला बैठा है, कारण क्या है? और उसने जो बात बताई उसी बात को लेकर के आज प्रवचन आपके सामने करना चाहता हूं। और जैसे उसने पूछा ये तीसरा काउंटर बिल्कुल खाली क्यों है, और उसने बता दिया ये है ना एक्नॉलेजमेंट का काउंटर है, वहां कोई आदमी नहीं। जिसको जो चाहिए वो परमात्मा से मांग लिया, मांगा वो मिल गया, बात खत्म करो। परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं। नो वन इज रेडी देयर। ये हमारी मानसिकता। हमने परमात्मा से जो मांगा परमात्मा ने दिया, मगर भगवान को हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया, शिकायत के सिवा कुछ नहीं किया। हम दुखी क्यों है? आप एक बात समझ लेना, दुख अलग चीज है और दुखी होना बिल्कुल अलग चीज है। दुख मेरे जीवन में भी है, मगर हम दुखी नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, दुख अलग चीज है, दुखी होना अलग चीज है। हर आदमी दुख से दुखी नहीं होता है। जो दुख का बोझ अपने मन पे बहुत ले लेता है उनको। और एक बात आज प्रवचन का पहले ही बता देता हूं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोटेशन आज के प्रवचन का आपको बताना चाहता हूं। जीवन में रोने का कारण 100 हाजिर है। 100 रोने का कारण। स्वास्थ्य बराबर नहीं, आंख बिगड़ी हुई है, पत्नी मायके चले जाती है, बेटा मेरी मानता नहीं है, 1000-100 कारण है मेरे जीवन में रोने का, मे बी पॉसिबल। मगर रिपीट करना चाहता हूं, आपके जीवन में रोने के कारण 100 हाजिर है,
मगर मुस्कुराने के लिए हजार कारण हाजिर है। आप यदि प्रसन्न रहना चाहते हो तो हजार कारण आपके सामने है। आपका बेटा आपके घर में सोने के बाद भी आपका खून नहीं करता है, वो एक मुस्कुराने का कारण है। आप ये मत मानना, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कई बेटे ने बाप को शाम को रात को सोते सोते सुबह उठने नहीं दिया, कई पत्नी ने अपने पति को मार दिया। हजारों प्रसंग ऐसे जीवन में बनते, हमारे जीवन में नहीं बना, इसलिए हमने कभी परमात्मा को धन्यवाद देने का भाव अंदर से पैदा ही नहीं किया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज एक बार आप ऑब्जर्वेशन कर लेना, आपके जीवन में सिर्फ ओनली फॉर 12 आवर्स, 12 सुबह से लेकर रात तक, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके मन में जो भी भाव आता है वो शिकायत के ज्यादा आता है कि धन्यवाद के ज्यादा आता है? अपने आप से आपको मैं पूछना, आपके मन में जो भाव पैदा होता है वो शिकायत के ज्यादा कि धन्यवाद के ज्यादा? क्यों? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू वाई। आप क्यों दुखी हो? शिकायत का भाव और धन्यवाद का भाव दोनों करने के दोनों मेरे पास है। धन्यवाद देना है तो भी बहुत कारण है, और शिकायत करनी है तो भी कारण है। हम शिकायत पर ही फोकस करते, धन्यवाद पर फोकस नहीं करते। इनके पीछे राज क्या है? व्हाट इज द रीजन? अब मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं तुम दुखी क्यों हो? गाड़ी है, बंगले है, मोटर है, पैसा है, परिवार है, स्वस्थ है, सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे पास शिकायत इतनी ज्यादा। और एक बात बताऊं, दुनिया में सुख की एक ही डेफिनेशन है, जहां धन्यवाद का भाव वो सुख है, शिकायत का भाव वो दुख है। आप ये मत मानो गाड़ी बंगले मोटर वो सुख है, यदि वो ही सुख होता तो हम सब दुखी होते। आपकी कोई औकात नहीं कि हमें आप दुखी बोल सको। तो मैं आपको पुनः साधु जीवन में सुख क्या है? धन्यवाद का भाव चलता है, शिकायत का भाव कुछ नहीं। बहुत कुछ दिक्कत साधु जीवन में भी होने के बावजूद वी आर रियली टू मच हैप्पी ड्यू टू दिस। एंगल बदल दिया है, शिकायत का भाव कम और धन्यवाद का भाव ज्यादा। आज आपसे पूछना चाहता हूं, इमोशंस का अर्थ क्या होता है हिंदी में? भावना। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी भावना को केयर, संपत्ति को संभालते हो, घड़ी को संभालते हो, चश्मा को संभालते हो, इस प्रवचन में आने के पहले बूट कहां रखना वो भी संभालते हो, हाँ कि इधर उधर न हो जाए। आपको मैं पूछना चाहता हूं, बूट संभालने जैसी चीज, घड़ी संभालने जैसी चीज, चश्मा संभालने जैसी चीज, कपड़े संभालने जैसी चीज, कपड़ा पहन के निकले हो ड्राई करके और बिल्कुल बाजू में से लगता है कि गाड़ी जा रही और कीचड़ है, आप हट जाते हो। कपड़े को संभालना है, बिगड़ ना जाए। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, कपड़े संभालना है, गाड़ी संभालना है, सब कुछ संभालना है। आपने कभी सोचा मेरे इमोशंस को, मेरी भावना को वो मुझे संभालना है? माँ और बाप के साथ संबंध इमोशंस का है, पति और पत्नी का संबंध इमोशंस का है, भाई और भाई का संबंध इमोशंस का है, शिष्य और गुरु का संबंध इमोशंस का है, भक्त और भगवान का संबंध इमोशंस का है। मगर व्यापारी और ग्राहक का संबंध इमोशंस नहीं हो सकता है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, भावना को संभालने का आपका प्रयास कितना? आज आगे चलना चाहता हूं। मेरे शब्द से मेरे मां बाप को कोई दुख नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई बात मेरी पत्नी से मैं नहीं करूंगा कि संबंध में एक दरार पैदा हो जाए। मे बी पॉसिबल, मेरा भाई है, गलत हो सकता है, मगर मैं भाई का रिश्ते का संबंध तोड़ना नहीं चाहता हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, इमोशंस की केयर करने की आपकी मानसिकता कितनी? भावना को संभालना है। गुरुदेव, मेरे पिताजी ने मुझे कुछ ऐसा गलत कर भी दिया, मगर मैं भावना की मैं सम्मान करूंगा और संभाल लूंगा। आपको पूछना चाहता हूं, एक बार बताऊं, एक जगह तीसरी क्लास में लड़का पढ़ रहा था, न मालूम एक अच्छा श्लोक आया, पितृदेवो भव मातृदेवो भव, पितृदेवो भव मातृदेवो भव। अर्थ क्या होता है मालूम मनोज भाई? अर्थ क्या? आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया ना। संस्कृत हमेरे लिए लगा, तुम्हें लिए तो कुछ बचा ही नहीं। पितृदेवो भव मातृदेवो भव, अर्थ नहीं मालूम इनका? हाँ, ये अर्थ है क्या? हाँ, पितृदेवो देवो है माने देवता, माने भगवान। पितृतुल्य पिता भगवान है, माता भगवान है। वो तीसरी क्लास में पढ़ने वाला लड़का अपने पिताजी को पूछा कि पिताजी ये पितृदेवो मातृदेवो इनका अर्थ क्या होता है? और आपने बताया, वो पिताजी ने बता दिया, बेटा माँ बाप
माँ भगवान है, पिताजी भगवान देवता है। और अभी बेटे के मन में एक थोड़ा आगे प्रश्न उठा, पिताजी देवता क्या होते हैं? अभी उसने कोई ये भी मान, छोटा बच्चा 3 साल का, ग्रोथ बुद्धि का नहीं था, हृदय का था, और इसलिए उसने समझना चाहा, पिताजी ये देवता क्या होते हैं? और पिताजी के चेहरे पे मुस्कान आई और सीधा वो बेटे की अंगुली पकड़ करके मंदिर में, जो था ना, मंदिर में भगवान की मूर्ति थी, वहां लेके गया और उसको बताया, देख ये है ना, ये भगवान होते। और ऐसा ही सुनने के बाद बेटे के चेहरे पे एक सोच न सके ऐसा भाव आया। और तब बाप ने बोला कि बेटा, ये तूने पूछा, मैंने तुझे जवाब दे दिया, अभी तू सोचता क्या है? पापा ये की सोचता हूं कि आपने बता दिया कि पिता भगवान और माता भगवान, अभी पता चला कि दादाजी को आपके कमरे में बंद क्यों कर दिया। कभी वो बोलते ही नहीं ना, ये भगवान वही बोलते हैं जो बोल नहीं सकते। बाप को चोट लग गई। ये पिता भगवान माता भगवान, इनका अर्थ ये था कि माँ बाप को तुमने मौन कर दिया। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, भगवान के साथ आपकी बनती है कि नहीं, में छोड़ो, गुरु के साथ आपका जमता है कि नहीं, छोड़ो, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, परिवार में जो भी सभ्य है उनके साथ आपकी बनती है क्या? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। वो 3 चीज को लेकर के आज प्रवचन करना चाहता हूं। पहले आपसे पूछना चाहता हूं, भावना का सम्मान। मैंने माँ बाप की चॉइस नहीं की थी, जन्म से माँ बाप मिले। ये ही माँ बाप जन्म दिया, जीवन दिया और संस्कार दिया। इनके हृदय को चोट पहुंचाने का काम मैं निश्चित तौर से नहीं करूंगा। ये कभी अपने हृदय से सोचा है? मुझे जवाब चाहिए। एक छोटा सा लड़का था, मैं जोक्स बोलता हूं मगर जोक्स में भी बहुत रहस्य है। छोटा सा लड़का जन्म के बाद 1 घंटा हुआ और उसने परमात्मा को मिस कॉल किया। बाजू में मोबाइल पड़ा हुआ था और मोबाइल से परमात्मा को मिस कॉल किया। जो नर्स खड़ी थी उसको लगा कि ये लड़का क्या कर रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी की इतनी असर उसके मन में हो गई और वो नर्स ने वो लड़के को पूछा कि भाई, अभी तो जन्म के बाद 1 ही घंटा हुआ है, तूने परमात्मा को मिस कॉल किया, भगवान यदि तेरे से बात करना चाहे तो भगवान को क्या बताना क्या चाहता है? और उस वो लड़के ने वो कहा कि मैं भगवान को इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान, एबॉर्शन के इस जमाने में मेरा जन्म सुखरूप हो गया है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। यदि मेरा जन्म खत्म भी हो सकता था। आपको पूछना चाहता हूं, केयर इमोशंस, हम सब साधु भगवान एक दूसरे की भावना को संभालते। इनका अर्थ ये नहीं कि कठोर शब्द प्रयोग नहीं करना, मगर इमोशंस को संभाल के मैं पूछना चाहता हूं, लाखों परिवार टूट रहे, लाखों नहीं करोड़ों परिवार। सारी दुनिया से उनकी बनती, अपने परिवार के साथ नहीं बनती है। डाइवोर्स के केस इतने बढ़ गए, माँ बाप ओल्ड एज आश्रम में जाने की संख्या करीबन रोज बढ़ती जा रही है। तुमने कभी वो ऑब्जर्व नहीं किया? मैं ऑब्जर्व करके आया। जहां भी विहार करके जाता हूं, ओल्ड एज आश्रम मिलता है, वहां देखता हूं। और सच, आपको चोट लगेगी मगर ऐसा ही एक ऑब्जर्वेशन है कि करीबन हर ओल्ड एज आश्रम में जो भी माँ बाप है वो शिक्षित और श्रीमंत परिवार से है, अनपढ़ और गरीब परिवार से कोई माँ बाप आते नहीं। व्हाई दिस? पैसा बढ़ने के बाद तुमने माँ बाप को ओल्ड एज आश्रम में भेज दिया। कोई गरीब आदमी ने, अपने गरीब बेटे ने अपने माँ बाप को ओल्ड एज आश्रम में भेजा नहीं। रिक्वायरमेंट तो उनकी थी। इतनी महंगाई के बीच में वो गरीब लड़का समझ सकता था कि मेरे माँ बाप को संभालना कैसे, इस कम इनकम में, जहां 4 आदमी का पूरा नहीं होता है, माँ बाप बोझ बन के बैठे, उनको मैं कैसे संभालूंगा। चलो एक बार माँ बाप को ओल्ड एज आश्रम में भेज दूं। मगर गरीब ने कभी नहीं सोचा। जन्म देने वाला माँ बाप 2 रोटी में से 1 रोटी खाऊंगा, मगर माँ बाप को जीवन भर संभालूंगा। और 5-5 रूम के फ्लैट और बंगला लेकर के बैठे, 4-4, 5-5 की गाड़ी लेकर के बैठे। मैं आपको वेदना से कह रहा हूं, एक लड़का ओल्ड एज आश्रम में 10 लाख का डोनेशन देने के लिए तैयार है, मगर माँ बाप को घर में रखने के लिए तैयार नहीं। व्हाई दिस? केयर इमोशंस। सिविल इंजीनियर बनना मैं वो बात नहीं करना चाहता हूं, मैं ये बात करना चाहता हूं, वी आर रियली टू मच हैप्पी ड्यू टू इमोशंस। इनको संभाल लेते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुझे गंभीरता से जवाब चाहिए। भावना को संभालना चाहिए। आपके मन में भाव बैठा है? मैं ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलूंगा मेरी मां को चोट लगे। कौन सोचता है
माँ बाप को जो लगे वो लगे, हम जो चाहते वो करके रहेंगे। ये मामला आज शुरू हो चुका है। और इसके लिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक बात समझ लो, मेरा और आपसे 3 व्यवहार है, बहुत गंभीरता से। नंबर 1, मेरे साथ जिसने हृदय से व्यवहार किया, जिसने मुझे सुख दिया। मैं कभी कभी नागपुर में बहनों की शिविर थी, 1 डे प्रोग्राम, करीबन 15,000 बहन हाजिर थी। लड़की के दिमाग में जो नशा चढ़ गया, अभी कहीं भी अफेयर हो जाता है और माँ बाप के विरुद्ध भी शादी कर लेती है। मैंने एक ही बार उनको पूछा था कि बहन, तुझे जो भी पसंद आया उनके साथ तू घर छोड़ के निकल जाती है, तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जन्म से लेकर के मैच्योर हुई तब तक माँ बाप की तरफ से हर सुविधा मिली, उनको ना बोलना था ना? कपड़े माँ बाप ने दिए वो हाँ बोल दिया, ट्यूशन फी माँ बाप ने दे दी वो हाँ बोल दी, वो क्लासेस माँ बाप ने कर दिए वो हाँ बोल दी, माँ बाप ने बीमार अवस्था में माँ बाप ने संभाला उनकी हाँ बोल दी, माँ बाप ने मोबाइल दिया तो सब ले लिया, सब कुछ माँ बाप से लेने में कोई उनको दिक्कत नहीं आई। और अभी वो बोलती कि मेरे माँ बाप को मेरे सुख की पड़ी नहीं है, मैं जहां सुखी बनना चाहता हूं, माँ बाप बीच में पत्थर बन के खड़े। ये तुम बोल सकते हो? ये मानसिकता तुम्हारी। 20 साल जिस माँ का प्यार लड़की ने पाया वो प्यार नहीं दिखता है, और वो 2 मिनट के लिए 2 महीने के लिए किसी से अफेयर हो गया और वो बोलती कि इनके साथ ही मेरा जीवन मजे से चलेगा। आज मैं वो बात करना चाहता हूं, इस देश का कानून भी आ रहा है, परस्पर की सम्मति से कुछ भी करो, माँ बाप को बीच में आने की जरूरत नहीं है। यही है ना, मैं पूछना चाहता हूं, ये कानून है कि नहीं? आई वुड लाइक टू नो। बराबर है ना मैं जो बोलता हूं कि गलत है? हाँ, बराबर। परस्पर की सम्मति से कुछ भी करो तो माँ बाप को बीच में डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, परस्पर की सम्मति से एक दूसरे को रिश्वत देते हैं, वहां कोई अपराध होता है कि मान्य है? परस्पर की सम्मति से कुछ भी गलत करो तो माँ बाप को बीच में आने की जरूरत नहीं है। परस्पर की सम्मति रिश्वत देना लेने का काम होता है, तो कोई फॉल्ट होता है, अपराध होता है कि माफ? इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, क्या आपकी मानसिकता है मनोज भाई? क्या आप देना चाहते, वो लेना चाहता है, परस्पर की सम्मति से रिश्वत ली और दी, कानून का अपराध होता है कि मान्यता होती है? क्यों? परस्पर की सम्मति से रिश्वत देते लेते चलो तो उसमें अपराध है। क्यों? एक कारण है कि वहां संविधान ना बोलता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, देश का संविधान ना बोलता है और इसलिए परस्पर की सम्मति से रिश्वत देने लेने का पाप नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हमारी फैमिली का भी एक संविधान है और ये संविधान हमारे माँ बाप ने बनाया है। यदि माँ बाप ने बनाया हुआ संविधान को कोई तोड़ता है तो उनको भी तुम कानूनी मान्यता कैसे दे सकते हो? हमारे कटघरे में भी आ सकता है? नहीं, आज वो सब चला, भावना को मारो गोली। बस आपका ये बताऊं, आपके पास ओनली 1 पॉइंट प्रोग्राम, बस बुद्धि और पैसा, बाकी कोई व्यवहार तुम्हारा बचा नहीं। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, सबके साथ बुद्धि से बात करो, भावना की बात तो मारो गोली, हमें चाहिए ही नहीं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, 3 कैटेगरी के लोग हैं। नंबर 1, माँ बाप के साथ जो लॉजिक से बात करते हैं। लॉजिक समझे ना नरेंद्र भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक? तर्क शास्त्र। माँ बाप के सामने तर्क, और तर्क बताऊं, तर्क हमेशा जिसके पास बुद्धि ज्यादा होती है उसकी फेवर में तर्क होता है। तर्क को राइट और रॉन्ग के बीच में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तर्क में कौन जीतता है? जिनके पास बुद्धि ज्यादा है वो। तर्क का कभी कोई भरोसा मत करना। मैं बताऊं तर्क क्या होता है। एक पत्नी ने पति को उठाया, उठो, क्या हुआ? चोर आए। 3री मंजिल पे सोए होंगे और पत्नी ने जब उठाया पति को तो पति ने पूछा, चोर आया, तुझे पता कैसे चला? नीचे देखो, आवाज आ रही है। परिवार में हम 2 ही है, एक बेटा अमेरिका है, बेटी की शादी हो चुकी, कोई है ही नहीं, और आवाज आ रही है। तो आवाज आ रही है तो निश्चित तौर से कोई तो है, माने दैट मीन्स चोर आया है। अभी ये लॉजिक तो समझ में आया ना नरेंद्र भाई? क्या क्या चोर इसलिए आए कि आवाज आ रही है। अभी पति ने क्या लॉजिक दिया मालूम है? उसने बोला कि चोर कभी आवाज करके आता है क्या?
सच बोलो, ये भी तो लॉजिक है ना। ये लॉजिक सही है कि गलत है? चोर आता है तो चुटकी से आता है कि बैंड बजा बजा के आता है? अभी देखो ये लॉजिक, पत्नी ये कहती है कि नीचे से आवाज आ रही है इसलिए चोर आया, तो पति का लॉजिक ये है कि चोर आवाज करके आता है क्या? अभी पत्नी के पास जवाब नहीं था, पत्नी टोटली मौन हो गई। मगर तर्क कभी मौन होता है क्या? 5 मिनट के बाद पत्नी ने फिर पति को उठाया, चोर आया है। अभी पति ने पत्नी को पूछा, चोर आया है कैसे तुझे पता चला? तो क्या आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। तुम देखो इनको, तुम कहां कहां क्रॉस करेंगे। ये लॉजिक मैं आपको कहना चाहता हूं। आज मैं आपके सामने बैठा, 19 साल की उम्र में मैं साधु बना। भगवान की कृपा से इतनी सद्बुद्धि मिली कि गुरुदेव के सामने कभी लॉजिक का प्रयोग नहीं किया, नेवर। किसके सामने लॉजिक? जिन गुरुदेव ने इतने पवित्र वस्त्र पहने, उनको झूठा पुरवार करने के लिए मैं लॉजिक गुरुदेव के सामने लगा सकता हूं क्या? गुरुदेव के सामने आप गलत हो, ये मैं बोल सकता हूं। जिस माँ बाप ने जन्म दिया वो लड़का माँ बाप के सामने लॉजिक लगा के बैठेगा, पिताजी यू आर रॉन्ग। माँ एक बेटी को बोलती कि बहन रात को 10-11 बजे के बाहर मत निकलना है, माहौल बहुत खराब है। लड़की माँ के सामने लॉजिक लगाएगी। माँ लड़की को दुखी करना चाहती है, माँ लड़की के जीवन में डिस्टर्ब करना चाहती है कि उनको कुछ दिख रहा है जो लड़की को नहीं दिख रहा है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? उनको जो दिख रहा है वो लड़की को नहीं दिख रहा है। और इसलिए माँ कहती कि नहीं बहन रात को 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना। नहीं, तुम कौन बोलने वाली? मेरी सखी निकल दिया, सब निकलता गया, सबका चारित्र भ्रष्ट हो गया, मैं जाऊं। ये लॉजिक, भावना खत्म। माँ बाप को ओवरटेक करके एक बार निकल जाना सरल बात है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार निकलने के बाद सेफ साइड पे आ जाना भी सरल है। रिपीट करना चाहता हूं, माँ का जो बहिष्ठान वो बहिष्ठान नहीं हुआ और लड़की बिल्कुल सेफ साइड से वापिस आई। फिर भी मैं कहना चाहता हूं एक आदत बन गई लॉजिक की, और बार बार ये लॉजिक माँ और बेटी के बीच में आते रहेगा और संबंध में दरार बढ़ती ही चलेगी। आप इतना तो काम कम से कम करो, आपके प्रति जिसका भाव है उनके साथ तो लॉजिक मत लगाओ। लगाओ खराब के साथ लॉजिक, कोई विरोध नहीं है। माँ बाप के सामने, गुरु के सामने, भाई के सामने, बेटे के सामने। आपका बेटा बोलता है, मैं आपको पूछना चाहता हूं इस सभा में बैठने वाले को, तुम करोड़ों रुपए के मालिक हो, 10 लाख का पेमेंट तुम्हें लेने जाना है, और पेमेंट देने वाले ने बोल दिया कि इसी टाइम पेमेंट लेकर के आ जाना, और आपके पिताजी बोलते कि बेटा आज 2 घंटे तक मुझे स्वास्थ्य में गड़बड़ लगती है, दूसरा कुछ नहीं है, मगर मैं चाहता हूं आज तू मेरे पास बैठ। मैं घंटों भर तक तेरे पास बैठा था छोटी उम्र में, आज इस उम्र में चाहता हूं कि बेटा 2 घंटा तू मेरे पास बैठ। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, 1 और 10 लाख का पेमेंट मिलता है और दूसरी और माँ बाप 2 घंटा बैठने के लिए बोलते, आप किसको प्रायोरिटी देंगे? एक बात किसको देना चाहिए वो बोलने के लिए मुझे यहां बुलाया है। ये मुझे भी उपदेश दे रहे हैं किसको देना चाहिए। मैं क्या पूछ, ये लॉजिक मैं जो पूछता हूं वो जवाब दो। 10 लाख का पेमेंट और ये 2 घंटे माँ बाप मांगते, तो आपकी प्रायोरिटी क्या? बोलो ना, क्या देना चाहिए? क्यों बोलते हो? सीधा बोल दो ना, क्या भाई? यही ये हमारी मानसिकता। तुम रो रहे थे और आपके ही पिताजी जा रहे थे बाहर, आप छोटी उम्र के थे और पिताजी ने बाहर जाने का पेंडिंग कर दिया। माँ ने कहा कि बेटा रो रहा है, मेरे से शांत नहीं थे, आप रह जाओ, और पिताजी ने जो भी अपना मिशन था वो मिशन पेंडिंग करके आपके पास बैठ गए। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, तुम इतनी गारंटी मुझे दे सकते? एक छोटी सी बात, सच बोलो, बच्चा जन्म होने के बाद कमजोर कहां तक रहता है? कमजोर 5-7 साल शरीर से रहता होगा कि नहीं? कपड़े पहनना, स्नान करना, बहुत कुछ कमजोरी होती है ना, पराधीन होता है। समझे मैं क्या कहना है? आपको पूछना चाहता हूं, जन्म के बाद करीबन कमजोर अवस्था, अविवेकहीन अवस्था,
5 साल 7 तक तो चलती है ना, कुछ खाना पीना क्या सब कुछ, माँ चिल्लाती है चल खा ले, धूप में खेलना मत, ये मत करना, ये मत करना, ये सब करती है ना माँ। आपको मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आपकी कमजोर अवस्था में जिस माँ बाप ने जितने साल आपको संभाल लिया, उनकी कमजोर अवस्था में इतने साल आप संभाल लेंगे क्या? 5 7 10 साल की उम्र तक आप कमजोर थे तो माँ बाप ने आपको संभाल लिया, तो माँ बाप की कमजोरी 5 10 साल तक रही, आप गारंटी के साथ संभालेंगे? बेटे को कपड़ा पहनना आता नहीं और माँ बाप के कपड़े उम्र के हिसाब से ठीक रहते नहीं। बेटा क्या खाना वो समझ नहीं पाते, माँ बाप के हाथ कांप रहे वो भी नहीं खा पा रहे। अपने आप से बेटे को जहां जाना है वो जा नहीं पाता है, माँ बाप भी तो नहीं जा सकते। आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? जवाब क्या है? क्या क्या कोशिश क्या करना उसमें? ये भी एक तुम्हारा एक जवाब है गलत। कोशिश कर दे, कोशिश क्या, हर प्रोग्राम कैंसल क्यों नहीं? एक बार मैं संस्कार नहीं, आपके माँ बाप ने तो वो संस्कार दिए थे, आपने लिए नहीं, दिए ही थे। और मैं, मुझे मालूम नहीं, मुझे फिर भी पूछी सभा में बैठने वाले को, आपके पिताजी के पास, आपके पास अभी जितनी संपत्ति उससे कम संपत्ति थी, फिर भी आपके पिताजी जितने स्वस्थ मस्त और प्रसन्न थे उतने प्रसन्न आप नहीं हो। बराबर? बराबर? सच बोलो, ये रास्ता क्यों पसंद किया? कम पैसे पर पिताजी जितने मस्त थे उतने ज्यादा पैसे के बाद भी तुम मस्त नहीं हो, तो ये रास्ता तुमने पसंद क्यों किया? कमाल। मनोहर भाई क्या 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 होगा, कब होगा, आगे कब होगा? तुम्हारे मैं ये उपदेश की बात नहीं, योर एक्सपीरियंस, ये मेरे उपदेश की बात मत करना, तुम्हारा खुद का अनुभव कि पिताजी जो मस्ती से जीते थे, जो मस्ती से मन को मेंटेन करते थे, और इनके पास जो सेटिस्फेक्शन था, जो हैप्पीनेस थी, सब खत्म होने के बावजूद भी तुम क्यों भाग रहे हो? ये प्रवचन मेरा आज मत सुना, आज सुना 2 5 10 सुन लिया, मगर आपका एक्सपीरियंस तो रोज का है ना, तो फिर इसी रास्ते पे तुम क्यों गए? आपको पता था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, फिर भी तुम क्यों गए? बंगला बड़ा बन गया, हो सकता है कि पिताजी के पास जो फ्लैट था या जो जो आवास था उससे बहुत ज्यादा आपके पास आ गया। घर में एक ही कुर्सी थी, आपके पास फर्नीचर बढ़ गया, घर में साइकिल का ठिकाना नहीं था, आज आपके पास 2 3 गाड़ी आ गई, सब कुछ बढ़ गया। हैप्पीनेस, बैलेंस ऑफ माइंड, वो क्या? क्या लगता है आपको? मुझे आगे चलना है, मगर इतना जवाब दो दो, क्यों ये रास्ता क्यों पसंद किया? हाँ, ओके। अभी आपको एक छोटा सा बात, आपने बोल दिया, मैं समझ हो गया कि संपत्ति की आसक्ति में आप भटक गए। बराबर? सच बोलो, मैं आपको बताऊं, जिस आदमी गाड़ी लेकर के निकलता है, उनको जब पता चलता है कि रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलती है, फिर वो उसी टाइम क्या करेगा? हाँ, ब्रेक नहीं लगाएगा। ब्रेक लगाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी उलट जाएगी, रिवर्स में भी नहीं आएगा, ब्रेक भी नहीं लगेगा। रॉन्ग साइड पे गाड़ी चल रही है, वो पता लगने के बाद सबसे पहले वो एक काम करेगा, एक्सीलरेटर से पैर उठा लेगा, ब्रेक भी नहीं लगा पाएगा। मगर सबसे पहले जो गति दे रहा था ना, फुल स्पीड फुल स्पीड फुल स्पीड, उसमें तो कम से कम रुक जाएगा ना। बता, बराबर है? सच बोलो, आज इस सभा में बैठने वाले को एक छोटा सा मैं एक्सीलेटर से पैर उठाने की राय देता हूं। बताऊं नरेंद्र भाई, बताऊं, आप एक काम करो, जिंदगी में 1 रुपये की भी चैरिटी आपको नहीं करना है तो मत करना। रिपीट करना चाहता हूं, साधु के मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देता हूं, जिंदगी में 1 रुपये की चैरिटी नहीं करने का मन हो तो शायद न भी करो, मगर एक काम करो, आज से 1 भी रुपया आप बढ़ाएंगे नहीं।
बोले इसमें क्या दिक्कत आई? कम मत करो, बढ़ाएंगे नहीं, इसमें क्या दिक्कत आई? रिवर्स में नहीं आओ मगर एक्सीलरेटर से पैर उठा लो। आपको पता चल गया कि गाड़ी रॉन्ग साइड पे जा रही है, फिर भी एक्सीलरेटर पे पैर, क्या कारण क्या है? आप यदि बोलते हो कि हम भटक गए, मैं मान लिया, तो अभी अभी क्या ये करना है? ये बीच में बात निकली तो बताओ मुझे, 3 चीज बता सकते हो? 4 चीज। आपके पास पैसे बढ़ने के बाद आपकी भूख बढ़ी पेट की, पक्का? ये किस लिए भाग रहे हो फिर? चलो, भूख तुम्हारी डिस्टर्ब, नींद, शांति, प्रसन्नता, मस्ती, तो फिर तुम क्या कर क्या रहे हो? ये मेंटल हॉस्पिटल में नहीं होने के बाद यहां क्यों बैठे हो? यदि तुम ये बोलते कि महाराज साहब पैसे बढ़ने के बाद भूख गई, नींद गई, शांति गई, मस्ती गई, प्रसन्नता गई, तो फिर तुम किसके लिए भाग रहे हो? नहीं, कोई जवाब चाहिए आपसे? हाँ? किसकी किसकी कंपटीशन? मगर किसकी कंपटीशन में पूछना चाहता हूं? ये स्मशान में जाने अर्थी जल्दी निकले, इनकी कंपटीशन है? नहीं, इसमें चले जाएंगे। मुझे मालूम है, वहां तक मैं पहले आया तब मैं बता दिया था, फिर रिपीट करूं, आपकी मेमोरी पावर कम है इसलिए। ऐसी कंपटीशन में जो भी लगे ना उनको मैं बताऊं। आपके बेटे का अल्फाबेट चल रहा है ना, A to Z, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फ्रॉग, सब चलता है। मगर आपका अल्फाबेट जो इस कंपटीशन में लगे, एंडलेस कंपटीशन में, आपका अल्फाबेट ई से आगे जाता ही नहीं। ई, आपका बेटा FGHIJKLMZ तक जाएगा, आपका नहीं जाएगा। ए फॉर अटैक, बी फॉर BP, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, डी फॉर डायबिटीज, ई फॉर एंड। बस बात छोड़ो दिया। ये आपका अल्फाबेट चलेगा, इस कंपटीशन में दाखिल हो गए तो यही करना है तुम्हें क्या? भावना की केयर करो। नंबर 1, संबंध में जहां लॉजिक आया वहां झूठा जवाब मिलेगा। संबंध में जहां भी लॉजिक आया वहां झूठा जवाब मिलेगा। नंबर 2, संबंध में जहां मैथमेटिक्स आएगा वहां सच्चा जवाब मिलेगा। मैथ्स में झूठा जवाब नहीं होता है। 2 + 2 = 4। आप मुझे बता देना कि आपको किस में रस है। संबंध में यदि लॉजिक आ गया तो बात खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म। प्रतिदिन दूध में नींबू डालो और दूध जैसे ही फट जाता है, संबंध के दूध में जैसा ही लॉजिक आया संबंध फटते चलेगा। प्लीज उससे बचते चलो। दूध को नींबू से बचाना चाहिए तो संबंध को तर्क से भी बचाना चाहिए। बचाओ, जानबूझ करके उसमें बहुत आगे मत बढ़ो। जैसे ही आपकी जुबान बोलने के लिए तैयार हो जाए, उनको दिखाओ कि ये दूध में नींबू है, मर जाऊंगा मैं। चलो आगे। नंबर 1, संबंध में लॉजिक मत लगाओ, संबंध में मैथ्स भी मत लगाओ। मैथ्स मत लगाओ। मैथ्स में जवाब सच्चा आएगा, मगर सच्चा जवाब से संबंध टिकेगा गारंटी नहीं है। आपको ये पूछना चाहूं, डाइवोर्स के केस जितने भी आते हैं, वो डाइवोर्स के केस जब कोर्ट में फाइल होते हैं तब पति और पत्नी दोनों क्या झूठ बात करते कि सच बात करते? हाँ? नहीं, झूठ नहीं, क्या सच बात ही करते। जज के सामने उनको दलील करना है ना, मुझे डाइवोर्स चाहिए, मेरे पति ने मुझे ये बोला था, ये नहीं किया, मेरी पत्नी ने ये कहा था। आमने सामने आते, जवाब सच, मगर संबंध खलास। और जज बोलते कि ठीक है, तुम दोनों अपनी जगह पे सही हो, एक काम करो, संबंध तोड़ दो, आप ज्यादातर देर रह नहीं सकते हो। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, माइनस प्लस नहीं होता है। वहां गणित में, मैथमेटिक्स में सब जो आप मल्टीप्लाई करो तो वो 2 + 2 = 4,
3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, 6 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 3। यही जवाब आएगा, दूसरा कोई जवाब नहीं आएगा। मगर मैथमेटिक्स से आपको मस्ती नहीं आएगी। सच जवाब से मैथमेटिक्स वाला रुक्ष हो जाता है। आपको मालूम नहीं, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ठीक है, मगर आप पागल नहीं बन जाएंगे। बुद्धि का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का। आगे चलो, संबंध में लॉजिक झूठा जवाब, संबंध में मैथमेटिक्स सच्चा जवाब, मगर संबंध में काव्य आ जाएगा अच्छा जवाब। पोएट, पोएम, आपने कहीं भी पोएम पढ़ी हो तो आपको लगेगा कि जंकृत हो जाएगा, मजा आ गई। काव्य में तो आपको मालूम नहीं, काव्य ऐसे चलते कि जहां कोई लॉजिक भी नहीं काम लगता है, जहां कोई मैथ भी काम नहीं लगता है, काव्य ऐसे ऊपर उठता है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहूँ? काव्य का अर्थ तो समझे ना क्या कहना चाहता हूँ? काव्य माने वहां कोई लॉजिक वॉजिक काम ही नहीं लगता है, वहां तो एक दूसरे से इतनी 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 कंपटीशन हृदय की चलती कि लगता है क्या संबंध मजे का है। मैं बताऊं, राम का दशरथ से संबंध काव्य का था, मैथमेटिक्स का नहीं था। और दुर्योधन ने कृष्ण के सामने मैथमेटिक्स लगाया, तर्क लगाया। आपको मालूम है, राम का संबंध टिक गया, सीता का टिक गया, भरत का टिक गया, शत्रुघ्न का टिक गया, सभी के संबंध टिक गए। नो लॉजिक नो मैथ्स। और दुर्योधन लॉजिक और मैथ्स लेकर के बैठा, क्या हुआ आपको सब पता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, यही दुर्योधन के मार्ग पे हम जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण के सामने लॉजिक, एक छोटी सी बात कृष्ण ने बता दी कि दुर्योधन एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दे, मैं कॉम्प्रोमाइज करा सकता हूं, इतना बड़ा युद्ध को तो आमंत्रण मत दे, युद्ध क्षत्रिय का बेटा युद्ध के मैदान में देख लेता है। यह बात सुदामा और कृष्ण का संबंध काव्य का था। कहां गरीब और कहां वो, एक गरीब आदमी बस सिर्फ इतना ही कहा सुदामा ने द्वारपाल को, श्री कृष्ण को सिर्फ इतना ही मैसेज दे कि तेरा बाल सखा सुदामा आया है बस द्वार पे, और कृष्ण भागे। ये सुना है ना तुमने? न आव देखा, न ताव देखा, न कपड़े देखे, न कुछ देखा। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण भागे। सुदामा को मिलने के लिए कृष्ण गए और दुर्योधन को मिलने के लिए कृष्ण गए। दोनों के बीच में फर्क था। सुदामा को काव्य में रस था, दुर्योधन को मैथ्स में रस था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, परिवार में मैथ्स चलता है कि पोएम चलती है? आपके पास कोई जवाब है तो दो। यहां बैठी हुई बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास क्या है? बेटे के साथ मैथ्स का व्यवहार की पोएम का व्यवहार, पति के साथ मैथ्स का व्यवहार की पोएम का व्यवहार। एक बहू अपने सास के साथ व्यवहार मैथ्स की करेगी और सास अपनी बहू के साथ हिसाब किताब करेगी। अभी सूरत के दो लड़के आए थे मुझे मिलने के लिए रायपुर में। मानस साहब देखो, परिवार में चार भाई अलग है, सबका बिजनेस है, सबका परिवार है, मगर मैंने वो परिवार को बहुत वर्षों से जानता हूं। मैंने उनको पूछा, सिर्फ माँ की माँ, मानस साहब शी इज हैप्पी, 87 एज ऑफ 87 शी इज टोटली हैप्पी। मैं बोला फिर भी कोई परिवार के बीच में माँ को लेकर के, मानस साहब देखो एक बात समझ लो, लाखों करोड़ों का टर्नओवर होने के बावजूद भी हमारे परिवार में एक ही तूफान है, ड्यू टू मदर। मां को लेकर के माना शायद तूफान है। वो तूफान कैसा मालूम है? मैथ्स का और लॉजिक का नहीं, काव्य का तूफान। मैंने बोला किसका तूफान? माना साहब एक ही बात, चारों भाई के बीच में जब भी माना शायद तूफान होता है तो एक ही तूफान होता है, मां मेरे घर न रह करके तेरे घर कैसे आ जाए? हाउ, मेरे ही घर पे मां रहनी चाहिए, तेरे घर पे क्यों जाए? जिसके घर में मां जाती है, मां को खुला ऑफर है, चार परिवार में से किसी भी परिवार में मां को जाना है, उनकी डिपेंडेंट है, जहां भी जाना इंडिपेंडेंट है। मां को हम कोई सजेशन नहीं करते, मगर एक भाई दूसरे भाई के बाद जब मां जाती है, महाराज साहब पूरा परिवार तार तार रोता है। आज के जमाने की मैं बात करता हूं, महाराज साहब मां मेरे घर पे क्यों नहीं रहे? और चारों भाई ने महाराज साहब एक व्यवस्था बनाई मां के लिए, लाखों रुपया की गाड़ी, एक ड्राइवर, और बोल दिया मां जहां भी जाना है, जितना भी रुपए का खर्च करना है करना, हमारी पत्नी के को हम रिस्ट्रिक्शन रख सकते, तू तो हमारी मां है, हम तेरे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे। दिस इज द पॉइंट। मां के साथ मैथ्स का व्यवहार, बाप के साथ मैथ्स का व्यवहार। पिताजी तुमने मेरे लिए क्या किया? लड़का बोलेगा तेरे लिए क्या किया? जन्म दिया बेवकूफ। एक शिष्य गुरु को यह कह सकता है कि गुरुदेव आपने मेरे लिए क्या किया? संयम जीवन दिया, क्या किया मैंने?
आप समझ लो, 3 बात समझ लो। लॉजिक से रॉन्ग आंसर, मैथ से राइट आंसर, मगर काव्य से गुड आंसर। रॉन्ग, राइट एंड गुड, इनके बीच में तुम फर्क समझते हो कि नहीं? समझते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गुड आंसर से संबंध बचेगा, राइट आंसर से संबंध बचेगा, कोई गारंटी नहीं है। राइट आंसर से संबंध बचेगा, गारंटी नहीं है। संबंध हमेशा बचेगा तो गुड आंसर से बचेगा। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, आपको भरोसा किस में? रिपीट करना चाह रहा हूं, रॉन्ग में भरोसा, राइट में भरोसा कि गुड में भरोसा? आप मुझे बताओ। एक लॉजिक, एक मैथ्स, एक पोएम। भगवान करे गुरुदेव वो ताकत हमें दे दो कि गुरुदेव मेरे पास ये पोएम की ताकत आ जाए। मैथ्स तो बहुत लगाया, मैं रिपीट करना चाहता हूं। बाजार में मैथ्स लगाओ, बाजार में मैथ्स लगाओ, बाजार में काव्य नहीं चलेगा, बाजार में मैथ्स लगाना पड़ेगा। मगर घर में, मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, परिवार के साथ दिल की बात चलती कि दिमाग की बात चलती है? परिवार के साथ जो बातचीत का टोन होता है, दिल का कि दिमाग का? वो चलता होता ना तो आज बात कहां से तुम्हारी कहां चली गई होती। ये परिवार तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं होता। मैं सच बताऊं, खामखाम तो मुझे पता नहीं, मगर कितने साल से प्रवचन करके देख रहा हूं कि इतनी हालत खराब है। सच बताऊं, जहां भी लॉजिक और मैथ्स आएगा वहां स्थिति क्या आएगी मालूम में? परिवार के सभ्य जो लीडर है, जितना हो सके उतना जल्दी घर से बाहर निकल जाएगा और जितना हो सके उतना घर में लेट आएगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? मैथ्स का सब्जेक्ट जब बहुत पसंद नहीं आता है, काव्य पढ़ने में तो बहुत मजा आ जाती है। तेरा मुंह पूनम के चांद जैसा है, टोटली कोई मजा नहीं है, मगर काव्य जंकृत कर देता है। जंकृत, वाह गुरुदेव क्या कविता सुनी। गुजराती यदि आता है तो मैं बताऊं, ये थोड़ी सी बात। मने अने तमने हरि न भावे, मने अने तमने हरि न भावे। भावे माने हाँ, ओके, बराबर, पसंद ना आवे। कितनी अच्छा काव्य क्या चलता है। मैं बुद्धि से कितना भी प्रवचन करूं, आप प्रभावित होंगे मगर भावित नहीं होंगे, और काव्य से आप भावित हो जाएंगे। मैंने एक जगह छोटा सा एक काव्य पढ़ा, मैं पागल पागल बन गया। क्या कमाल का एक प्रास मिला है। मने अने तमने हरि न भावे, मुझे और आपको भगवान यदि पसंद नहीं भी है, मने अने तमने हरि न भावे तो पण हरि आपने न भावे। तो पण हरि आपने न भावे माने संभाल लेते। मुझे और आपको परमात्मा पसंद नहीं होने के बावजूद भी परमात्मा मुझे और आपको संभाल लेते। ये काव्य की ताकत। बेटा माँ को लात भी लगाता है, फिर भी माँ उनको प्यार देती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज का प्रवचन इस पर केंद्रित मैंने इसलिए किया है कि भावना का सम्मान, भावना को बचाने की बात, भावना को मेंटेन करने की बात, जिस माँ ने और जिस बाप ने, जिस भाई ने और जिस भाभी ने, जिस गुरु ने 25 बार तक मुझे संभाला, वो एक बार भी यदि कुछ कठोर शब्द प्रयोग कर देते, हमारी भावना खत्म हो जाती है। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको गंभीरता से लगता है कि भावना की केयर करनी चाहिए? कभी कभी ये होता है ना, मैं पूरा प्रवचन कर देता हूं तब तक पता नहीं चलता। मैं रिपीट करना चाहता हूं 3 बात आज। आपका सच्चा भी कागज, उन पर एड्रेस आप गलत कर देंगे तो क्या होगा? आपने जिस पर पत्र लिखा वो पत्र बिल्कुल सही था, अच्छा भी था, एड्रेस गलत कर दिया तो क्या होगा? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको उस कागज का, आपके पत्र का सही आंसर नहीं मिलेगा। जाएगा तो कहां भी, मगर जो सही आंसर मिलना चाहिए वो आंसर नहीं मिलेगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपकी भावना कितनी भी सही हो, मगर वो भावना कहां रखना, उनका एड्रेस कभी गलत मत ढूंढ लेना। आज का जमाना बहुत गलत है। यंग जनरेशन, इनके पास में भी पॉसिबल इमोशंस बराबर है, मगर वो एड्रेस जो पसंद कर लेती है ना, वो एड्रेस में चूक जाती है। कई लड़कियों को मैंने नजदीक से देखा है, 2 साल और 3 साल नहीं, सिर्फ 1 साल अपनी इच्छानुरूप सिर्फ शरीर के आकर्षण के शादी करके बैठी, वो तार तार रो रही है। कागज सही था मगर एड्रेस गलत कर दिया। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप एड्रेस को ढूंढ लेते हो कि कागज को ही चेक करते हो?
दोनों पक्का है ना। कागज भी बराबर चाहिए तो एड्रेस भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है एड्रेस। मैं साधु बना तो एड्रेस गुरुदेव का मिला। साधु जीवन मिला इसलिए मैं धन्य नहीं बन गया, साधु जीवन सही एड्रेस पे मिला और आपने मुझे उठाया। कितनी भी गलती होने के बाद गुरुदेव माफ करते चले, माफ करते चले, माफ करते चले, आज और यहां तक पहुंच गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कागज भले ही अच्छा लिखो मगर एड्रेस एक बार चेक कर लो कि कहां मुझे भावना रखनी है। और एक बात बताऊं, मन सारी दुनिया को दे दो मगर हृदय तो चौकस व्यक्ति को ही दे दो। मन सारी दुनिया को दे दो, विरोध नहीं है। आपको जहां भी ठीक लगे वहां माइंड दे दो, मगर हार्ट देने की बात आवे वहां सोच सोच के करो। उनके आगे में मैं आपको पूछना चाहता हूं, भावना के लिए एड्रेस। इस सभा में एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। मनोज भाई, बस में भीड़ है और कोई आदमी खड़ा होकर के आपको जगह देता है, आप क्या बोलेंगे? थैंक्स नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं? बस में जगह मिल गई, थैंक्स। आप डिस्पेंसरी में गए, बहुत मरीज थे, फिर भी डॉक्टर की नजर आप पर गई और आपको सबको ओवरटेक करके आपको ले लिया, थैंक्स। आपका एक छोटा सा कपड़ा रुमाल नीचे गिर गया था, किसी ने उठा के दे दिया उनको, हाँ कि ना? हाँ? इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, एक कपड़ा उठा लिया इनको थैंक्स, जगह दे दी उनको थैंक्स। इतनी सभा में जो भी बैठे उनको पूछना चाहता हूं, इतने साल तक जीवन आपका चला, अपने माँ बाप को सामने होकर के थैंक्स कब कहा कि पिताजी आपने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया और मेरे जीवन को बचाने के संस्कार आपने दिए, आपको बहुत बहुत मैं थैंक्स देता हूं। जबान से थैंक्स किसने दिया? क्या हो गया? हाँ? क्यों नहीं दिया? एक चाय पिलाने वाले को थैंक्स, बस में जगह देने वाले को थैंक्स, रुमाल गिर गया उठाने वाले को थैंक्स, डॉक्टर को थैंक्स। और इतना बड़ा जन्म, जीवन और संस्कार जिस माँ बाप ने दिया वो उनको कभी हमने जबान से थैंक्स नहीं किया। पिताजी आपने कमाल कर दी, कमाल। क्यों नहीं, क्यों दिया, मैं पूछना चाहता हूं। ये भाव मन में क्यों नहीं आ कि मां बाप को मैं कम से कम थैंक्स तो दूं? मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिंह शांत हो गए मगर जब तक थे तब तक कभी न कभी चित्त में मजा आ जाती थी। गुरुदेव बैठे थे, जाकर के बोला गुरुदेव कमाल कर दिया, मेरे जैसे को आपने साधु बना दिया, गुरुदेव आपका धन्यवाद, जितना मानो इतना कम है। मेरे शिष्य मेरे पास आकर के बार बार बोलते गुरुदेव ये सब माहौल में देखने मिलता है, आपने हमें दीक्षा दी इसलिए तो मिलता है। जबान से बोलते ये शिष्य गुरु का ही आभार मानते, मैंने खुद ने गुरु का आभार माना है, तुमने मां बाप को इतना धन्यवाद देने तक की नहीं सोची भाई? क्या तुमने क्या तुम्हारे दिमाग में वो कौन सा ख्याल था कि जिसने मां बाप को धन्यवाद दिया? रोका किसने आपको? किसने रोका, मैं जानना चाहता हूं। खामगाम की सभा अच्छी है। नहीं, पूछना चाहता हूं चंद्रग्रहण में किसने रोका? सारी दुनिया अनजान आदमी के लिए धन्यवाद का भाव निकला। परिचित और आत्मीय का संबंध जहां, उनके बिना तो हम थे ही नहीं इस जगत में, तो उनको धन्यवाद देने का मन कभी नहीं हो। मैं जानना चाहता हूं हम इतने खोखले क्यों बन गए? चलो मां बाप को तो छोड़ो, मैं पूछा एक और आगे चलूं। सच बोलो, पूरे दिन में, परिवार में, सप्ताह में, एक महीना में, परिवार में किसी भी सभ्य को आपने धन्यवाद दिया कभी?
काम होता है तो दुनिया और देती है, काम होता है तो देखो ये काम फिर भी बीच में मैथ्स आया। काम होता है, काम काम वो नौकर भी कर देता है, उनको थैंक्स बोलते हैं, ऐसे लड़के को बोलते हो। काम नहीं हुआ फिर भी थैंक्स बोला, ऐसी थैंक्स आपकी सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। ये तो काम हो गया इसलिए थैंक्स तो तुम पूरी दुनिया को देते हो। अरे मैं क्या बताऊं, अरे छोड़ो यार, थोड़ा आगे मत बुलाओ। और फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक बात समझ लो, पैसे से 1,00,000 रुपए का कुत्ता भी आप खरीद सकते हो। पैसा देने से 1,00,000 रुपए का कुत्ता आपको मिल सकता है, मगर आपके द्वारा प्रेम यदि नहीं मिला तो कुत्ता पूंछ नहीं हिलाएगा। सच बोलो, कितना रुपया फेंको तो कुत्ता पूंछ हिलाता है। नहीं समझे कि तुम और भी खोपड़ी तुम्हारी आउट हो गई। 1,00,000 रुपये से कुत्ता मिल सकता है, पूंछ तो तब ही हिलाता है जब इनको प्यार होता है तब। इस सभा में बैठने वाले जो भी मानते हैं कि हमारा साहब पैसे से सब काम हो जाता है, उनको पूछता हूं कि कुत्ते की पूंछ तो हिला दे पैसे से, फिर आगे बात करना। नेपोलियन बोलता था नथिंग इज क्या, तुम्हारी खोपड़ी में भी ये बात बैठी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जिस नेपोलियन ने ये शब्द बोला कि डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं, वो नेपोलियन नेल्सन से हारा क्यों? नेल्सन कोई बड़ा राजा नहीं था, मामूली राजा से नेपोलियन जैसा सम्राट हार चुका। कोई उसको पूछने गया कि इम्पॉसिबल शब्द नहीं था, नहीं पॉसिबल कैसे बना? ये नशा लेकर के तुम बेटे नेपोलियन की बात करते हो। एक लड़का जा रहा था, उनके चप्पल बिल्कुल फट गए थे। चप्पल संभालने वाला कौन होता है रास्ते पे बैठने वाले? हाँ, मोची के पास गया। मोची के पास जाकर के उसने बोला ये चप्पल अच्छा करना है। अभी चप्पल की हालत जो मोची ने देखी, उसको बराबर देख लिया। उसने बोला ये चप्पल रिपेयर नहीं हो सकते, उनको फेंक दो, उसमें कुछ बचा ही नहीं। उसने बोला तू मांगे इतना रुपया देता हूं मगर तू चप्पल रिपेयर कर दे। उसने बोला नहीं होता है यार। वो संपत्ति का नशा, जेब में से नोट निकाली 5,000। उसने बोला यार 5,000 मुझे दे रहे हो, चप्पल नया ले लो। नहीं तू रिपेयर क्यों नहीं करता? मैं पैसा देने के बाद भी रिपेयर करता। उसने बोला इम्पॉसिबल, ये शब्द लिखा लो, आपके चप्पल को रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। अभी वो लड़का साइंस में हिस्ट्री का था और उसने मोची को याद कराया कि तुझे मालूम है नेपोलियन ने यह कहा था कि इम्पॉसिबल शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मोची ने बोला फिर नेपोलियन के बाद रिपेयर कराओ। मैं नहीं कर सकता। केयर इमोशंस। नरेंद्र भाई और खामगाम के संग आए अकोला से, कभी से जुड़े। एक भाव था कि गुरुदेव आप जा रहे तो खामगाम को हो सके उतना लाभ दो, हृदय का भाव। सब प्रोग्राम देखा, खामगाम आना कैंसिल होता था, तय होता था, कैंसिल होता था, क्योंकि जलगाम का रूट नहीं पकड़ा होता तो खामगाम नहीं आता। मगर जलगाम का रूट पकड़ लिया और बीच में खामगाम आया। बड़ी मुश्किल से 2 दिन दे सकता, मगर 3 दिन भी दिया और 3 दिन का आपने पैम्पलेट भी निकाल दिया। आपने सेटिस्फेक्शन रखा गुरुदेव, और भी दिन देते तो अच्छा था। मैं बोला गर्मी का समय, आगे जाना है, जलगाम तक पहुंचना है, रिपीट में जाना है, मैं इतना समय नहीं दे सकता हूं। फिर भी 3 दिन दिया। 3 दिन की डिक्लेरेशन हो गया। पूरे खामगाम में पता चला कि गुरुदेव 4, 5, 6 यहां है। मगर ये खामगाम के संघ के प्रति एक भावना का संबंध। और मैंने जब वीआर का रूट देखा, सब साधु को बोला कि यदि एक टाइम यदि 7 किलोमीटर की धूप का समय सामने से सूर्य आएगा, मगर यदि इतना हम सहन कर सकते हैं तो खामगाम संघ की भावना को हम और भी न्याय दे सकते, 1 दिन और ज्यादा दे सकते। सब साधु ने खामगाम की, सब साधु ने खामगाम की भावना को मन में रख करके हाँ बोली। गर्मी कितनी जबरदस्त थी, फिर भी हम विहार करके एक दिन शाम को विहार किया और 4 तारीख को छोड़ के 5 तारीख को 4 तारीख को छोड़ के कल 3 तारीख को आ गया, 1 दिन जल्दी। इतने बड़े संघ की भावना का सम्मान हम करते कि साधु भगवान के प्रति इतना प्यार है। थोड़ा विहार कष्टदायक होगा, फिर भी चलो खामगाम के संघ को संभालो। केयर इमोशंस।
एक मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम जैसे सब अलग 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 अलग, और मैं जलगाम भी जा रहा हूं ड्यू टू कैरी इमोशंस। 160 किलोमीटर बढ़ता है बाईपास के ऑपरेशन के बाद। इस गर्मी में 160 किलोमीटर का वीआर बढ़ाना कोई सरल बात नहीं थी। मगर वो जलगाम संघ ने ये सोचा, गुरुदेव आपको जलगाम आए हुए 10 साल हो गए, गुरुदेव कुछ तो करो। सब साधु ने भी बोल दिया, गुरुदेव 160 किलोमीटर भले तो भले बढ़े, मगर चलो जलगाम। हम ये साधु होकर के इतने इमोशंस को संभालते, आप आपके परिवार के इमोशंस की केयर नहीं कर सकते, मुझे वेदना होती है। वाई नॉट? आज से एक काम करो, जहां भी परिवार की बात आ जाए, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, वहां काव्य का प्रयोग करो, मैथ्स और लॉजिक का प्रयोग कम करते चलो। मां बाप को कटघरे में रखते हो, सास को कटघरे में, बहू को कटघरे में, सास बहू को कटघरे में रखेगी। क्या किया था तूने? अरे काव्य है, पोएम। मैं आपको पूछना चाहूं, यू विल बी राइट और यू वुड लाइक टू बी राइट और यू वुड लाइक टू बी गुड। थोड़ी सी बात कर देता हूं, 10 मिनट का समय प्रवचन का बचा है, उसमें आपके पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर गोल? यू वुड बी राइट और यू वुड बी गुड। मैं आपके सामने सच्चा हूं ये जानना है, या आपके सामने मैं अच्छा हूं ये आपकी इच्छा है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, माँ बाप के सामने मैं सच्चा हूं वो आपकी इच्छा है, या माँ बाप के सामने गुरुदेव में अच्छा हूं वो आपकी इच्छा है? व्हाट यू वुड लाइक टू बी? यू वुड लाइक टू बी राइट और यू वुड लाइक टू बी गुड? मानसिकता क्या है? और एक बात मुझे बताएंगे, मैंने प्रेम की मीठी नजर मीठे द्वेष का जहर एक किताब लिखी, सास और बहू पर। लाखों प्रतियां उनकी चली, और रिजल्ट क्या आया वो तो जो किताब पढ़ेगा उनको पता होगा कि क्या एक इमोशंस केयर करने की बात उसमें इतनी जबरदस्त लिखी कि हजारों परिवार में सास और बहू के बीच में जो संबंध पैदा हो गया, मैथ्स और लॉजिक का जाने के बाद एक संबंध पैदा हो गया, काव्य का संबंध। उस किताब को पढ़ने के बाद एक गोरेगांव बंबई 30 साल की एक लड़की आई मिलने के लिए। शी वॉज द पारसी। और नरेंद्र में पारसी को आपने शायद नहीं देखा हो, तो मैं आपको बताऊं, पारसी कभी आप नहीं बोलते, पारसी तू से ही बात करते हैं। वो सम्मान बिल्कुल बराबर, मगर उसके लैंग्वेज में, उनके व्यवहार में तू शब्द ज्यादा, आप शब्द नहीं। गुरु भगवान है तो तू ही बोलते। वो जब 30 साल की लड़की मेरे पास आई तो मैंने तो कभी देखा भी, नजदीक आकर के उसने बोला, महाराज साहब तूने ये किताब बहुत अच्छी लिखी। नहीं, ये इनकी आपको मजाक लगती है, मुझे भी मजाक लगी थी, मगर मुझे जब पता चला कि सिर्फ पारसी कम्युनिटी, ओके, एक जबान ऐसी होती है। और मैंने बोला ठीक है बहन, नहीं तू एक बात समझ ले, मैं तुझे कुछ बोलने के लिए आई। मैं बोला क्या बोलना क्या है? अभी उसने बोला, महाराज साहब मेरे पिताजी शांत हो गए, ये किताब मेरे पास 5 साल के पहले आई। तूने कब 5 साल के पहले ये बताई? मैं बोला हाँ 5 साल हो गए किताब को प्रकाशित हुए। महाराज साहब जिस टाइम तेरी किताब आई तब मेरे हाथ में ये किताब आई, और फिर ये बता गया महाराज साहब पिताजी शांत हो गए, और मैं थी अमेरिका छोड़ करके, जॉब छोड़ करके माँ बाप की सेवा के लिए आ गई, और पिताजी हो गई शांत। अभी अकेली माँ बच्ची है महाराज साहब, और ये माँ की उम्र महाराज साहब करीबन 75 तक पहुंच गई है। और महाराज साहब इस पारसी कम्युनिटी में मेरी शादी करने के लिए मेरा रूप इतना जबरदस्त है, लाइन लगी लड़के की, और कई लड़के की लाइन लगी। सब लड़के ने बोल दिया कि तू पसंद है, मगर महाराज साहब मेरी ये डिमांड थी, शादी करने के लिए मैं तैयार हूं महाराज साहब। मैं वो तेरे में भी जो होती है ना साध्वी, ऐसी में कोई साध्वी नहीं हो, साध्वी बनने का भाव भी नहीं है। शादी करना चाहती थी और शादी करना की तैयारी भी थी, मगर जिस लड़के ने मेरे साथ ये बात रखी कि मैं तुझे शादी करना चाहता हूं, और महाराज साहब ये तेरी किताब मेरे पास थी, मैंने एक बात पक्की कर ली, तो जो लड़का था उसको मैंने पूछ लिया, निश्चित तौर से शादी तेरे साथ करने के लिए मैं भी तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त रहेगी, मेरी माँ भी मेरे साथ आएगी। ऑन द एज ऑफ 75 मेरी माँ को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ,
मां बोलती कि बेटी तेरे जीवन तेरे हाथ में, मुझे कोई भी संभाल लेगा, नहीं कोई संभालने वाली बात नहीं करेंगे, मैं ही उनको लड़के को पूछती रही हूं। मां को साथ में लाने की तैयारी है यदि जीवन भर, और हमारे से पैसे पर्याप्त है, इतने रुपये। मैंने बोला कि यदि मेरी शादी होती तो सब रुपये तेरे हो जाएंगे, मगर मेरी मां को मैं साथ में लाऊंगी। और महाराज साहब आज तक एक भी लड़का महाराज साहब ऐसा नहीं मिला जिसने मेरी मां को साथ में रखने की बात बताई। और महाराज साहब मैं तुझे कहना चाहती हूं कि तूने क्या कमाल कर दिया। इस किताब लिखने के बाद मैंने तय कर लिया है, यदि मां को रखने के लिए कोई लड़का तैयार नहीं है तो मां के लिए मैं शादी का बलिदान दे सकती हूं, मगर मां के जीवन का बलिदान नहीं सकती हूं। और इस 30 साल की उम्र में मैंने तय किया है, जिंदगी भर जब तक मां रहेगी तब तक मां को संभालूंगा, शादी कैंसिल करके रहूंगा। केयर ऑफ इमोशंस। थोड़ा प्रयोग करो, लॉजिक में और मैथ्स में सही जवाब मिलेगा, मगर आपको आनंद नहीं आएगा। मां बाप के सामने कभी तो हारो, कभी तो हारो। सास के सामने बहू को पूछना चाहता हूं, कभी तो हारी इस मां के सामने। मैं सास को भी कहना चाहती हूं, कभी तो बहू के हृदय को जीतो, जबान से जीतने के अलावा हृदय को जीत जाओ। सास ने कुछ बोल दिया ठीक है, जबान से मत जीतो, हृदय से जीतो। मां को मौन कर दिया, तुम शब्द से जीत गए मगर हृदय चूक गए। हृदय, केयर इमोशन, सिविल इंजीनियर होना नहीं होना अपने बस की बात। आपके बेटे की डिग्री का आपको पता है कुछ? कौन सी डिग्री ले रहा है? एक बाप अपने बेटे का डिग्री क्या करती है बताऊं? एमबीए पढ़ के गया ना, बाप के साथ बेटा गया, रेगिस्तान था, रेगिस्तान। ये रेगिस्तान समझते हैं क्या? रण प्रदेश, सूखा। और वो रेगिस्तान में गया तो बाप ने टेंट साथ में रखा था, गाड़ी में टेंट। बेटे ने बोला, ही वॉज द एजुकेटेड, एमबीए पास। और वो टेंट में बाप ने टेंट बनाया रास्ते पे, रात को 9 बजे टेंट में बाप और बेटा दोनों सो गए। रात को 2 बजे बाप ने बेटे को उठाया, बेटा उठ। और उठने के बाद बाप ने आकाश के सामने दिखाया कि बेटा वो आकाश में स्टार है ना, स्टार कौन क्या दिख रहा है? और बेटे ने बोला स्टार दिख रहा है। और बाप ने बेटे को पूछा ये सच क्या है, स्टार क्या मैसेज देता है? और बेटा स्टार को देखने के बाद पिताजी को बोलने लगा, पिताजी स्टार ये कहते कि अंधेरा कितना भी हो मगर चमकते रहना। बराबर है? अंधेरा कितना भी हो मगर चमकते रहना। ये देख, ये कितना घना अंधेरा, और इनके बीच में स्टार ये मैसेज दे रहे हैं कि अंधेरा कितना भी हो मगर चमकते रहना। बाप ने बेटे को चाटा मार दिया, बेवकूफ का सरदार, ये स्टार है ना, ये मैसेज नहीं देता कि चमकते रहना, स्टार ये मैसेज दे रहा है अपना टेंट गुम हो गया है। कहां सोया था तू? तुम समझे कि नहीं? कहां टेंट के भी नीचे तो सोया ना, स्टार कहां दिखाई पड़ा तुझे? 4 घंटे में टेंट कोई उठा गया तो अभी स्टार की लगा के बैठा है। बस यही बात है। ये डिग्री और जनरल नॉलेज में बहुत फर्क है। हाँ, और सच बताओ, आज के कोई भी डिग्री वाले को तुम सब्जी लेने के लिए भेजो, चावल लेने के लिए भेजो, आपको लगेगा डिग्री ने कमाल कर दिया। आराम कुछ आता है। आपके बेटे को तुमने भैया बना दिया मगर कुछ पता ही नहीं, चावल क्या गेहूं क्या, तुम रखो ना आमने सामने, पता लग जाएगा क्या है। और फिर भी आपको लगता है बेटे के बाद डिग्री तो होनी चाहिए। यही होता है। कई आपके लड़के होते हैं ना, हम बम्बई में भी गोचरी जाते हैं तो वो महाराज नहीं बोलते, अंकल कम ऑन माय होम। अरे अंकल बन गए हम। मगर फिर भी हमने सब सहन कर लिया है, ठीक है। केयर इमोशन, आप अंकल बोलो, कुछ भी बोलो, करूं तो भी क्या करूं, और ना मालूम क्या क्या तुम इंग्लिश में तुमने भेज दिया है, ठीक है। फिर भी मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, केयर इमोशंस 1-2 दिन के लिए प्रयोग करो। परिवार में कम से कम नो लॉजिक, नो मैथ्स, बस पोएम, तर्क नहीं, मैथ्स नहीं। I will be not wrong, I will be not right, but I will be good.
आपके पिताजी बाहर जाकर के बोले मेरा बेटा सच्चा नहीं है, मेरा बेटा अच्छा है, ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। गुरुदेव की ओर से मुझे वो सर्टिफिकेट मिलता था, रत्न अच्छा साधु है तू, दैट्स ऑल। एक सर्टिफिकेट, ये तो पूरा जीवन मैंने दाव पे लगा दिया है। ये सब साधु क्या समझते तुम, वेल इंटेलिजेंट ऑल आर, मगर एक बात समझते कि जिसने हृदय दिया उनके साथ बुद्धि का प्रयोग कभी मत करो। जिस दिन आपके पास, मैं सच बताऊं, आपको लगेगा गुरुदेव इतना मस्त जीवन हम जी सकते हैं इमोशंस की केयर करने के बाद। बेटे का, माँ का, पत्नी का, भाई का, रिक्शा वाले का, जो भी है, इमोशंस से बात करते। इमोशंस, आप आ जाओ मेरी रिक्शा में बैठ जाओ, ये इमोशंस के बात करने वाले के साथ क्या बार्गिंग क्या करना 5-10 रुपया के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ परिवार के साथ इमोशंस, एक रिक्शा वाला, एक सब्जी वाला, कोई भी हो। लास्ट बात करूं 2 ही मिनट। मैं रायपुर में था, एक लड़का मेरे पास आया 32 साल का, उसने मुझे बात बताई, मुझे पसंद आ गई। माना साहब रास्ते से जा रहा था, एक सब्जी वाली का एक सब्जी वाले से झगड़ा हो गया, बाजू में थी। उसने बोला मैंने कहा था, सब्जी वाली ने ये कहा, मैंने कहा था कि मैं बाजू में जाती हूँ 2 मिनट के लिए, मेरे खरबूजा को संभाल लेना। खरबूजा लेकर के बैठी थी, गर्मी के दिन थे, चातुर्मास के पहले। और वो सब्जी वाली जब वापिस आई तो न मालूम 5 में से 1 खरबूजा कोई ले गया। वो सब्जी वाला के साथ तूफान में लग गई। उसने बोला मैंने तुझे बोला था संभाल के, ये 1 खरबूजा चला गया। वो सब्जी वाला ने बोला कि मैं नहीं मानता हूं, मैं यहां ही खड़ा हूं, मैं तुझे नहीं कहना चाहती कि तूने उठा लिया, मगर मेरा 1 खरबूजा चला गया। हम गरीब आदमी का 1 खरबूजा चला जाए कोई। और माना से वो 32 साल का लड़का, कैर इमोशंस, मानस से मैं देख रहा था। अब के 15 प्रवचन मानस अभी तक मैंने सुने और मैं देखते रहा। और वो सब्जी वाला ने बोला कि क्या हो गया, क्या 1 खरबूजा गया? अरे 20 रुपए का खरबूजा चला जाए, छोटा था, 20 रुपए की कीमत, और ये 20 रुपया मैं बेर कर सकती हूँ क्या? सब्जी वाला माने नहीं, सब्जी वाली न माने, दोनों के बीच में 10 मिनट स्ट्रगल चली। मानस से मैं रिक्शा में जा रहा था, खड़ी रखी। और एक बात मुझे इतना ही लगा, 20 रुपया के लिए सब्जी वाला और सब्जी वाले दोनों आमने सामने झगड़ रहे। मुझे 20 रुपये में कोई प्रश्न नहीं है, मानस साहब कुछ लेना देना नहीं था, मगर आपका एक शब्द किसी की भावना को संभाल लेना। मैंने जेब में से 20 रुपया निकाल के सब्जी वाली को दे दिया। बहन प्रश्न 20 का ही है ना, तेरे भाई को मुझे तेरा भाई मान ले, ये 20 रुपया ले ले, झगड़ा खत्म कर। मानस साहब सब्जी वाले की आंख में आंसू आ गए। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, 20 रुपया छोड़ने के बाद किसी के हृदय को जीतने का मौका मिलता है ना, वहां बुद्धि का प्रयोग मत करना, 20 रुपया दे देना, हृदय को जीत लेना। केयर इमोशंस। आज दुनिया थोड़ी भी अच्छी लगती है ना, वो बुद्धि के हिसाब से नहीं, हृदय के हिसाब से। आपको यहां आने का भी मन होता है, मेरा प्रवचन को इफेक्टिव है, बुद्धि वाला है नहीं, हृदय को चुभता है। सीधी चोट लगती है कि मानस साहब आप कहीं हमारी जो चुभ रही है ना नस, उनको दबा रहे हो। सभी के चेहरे पे लगता है कि हम कहीं चूक गए, छोटी सी चीज, मगर इनको यदि बचा लो फिर देखो क्या कमाल हो जाती है। और भी 2 दिन बचे हैं। एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, हम रोज घर से बाहर निकलते हैं, एक निश्चित तौर से गोल होता है कि आज पैसा कमाना है, पेमेंट लेना है, कुछ न कुछ करना है। एक गोल ऐसा बनाओ, मॉरल, कल्चर और स्पिरिचुअल को लेकर के कहीं मैसेज। आज आपके सामने कैलेंडर है जिनका नाम है संकल्प यात्रा।